नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के भाजपा पर बोले गए हमले की, लोकसभा चुनावों में चाय पानी ना कराने वाले नितिन गडकरी के बयान की, मणिपुर हिंसा पर कपिल सिब्बल के सीएम को हटाने की मांग करने वाले बयान की और सामना में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर बोले गए हमले की। इसी के अलावा दिन भर की कुछ और बड़ी खबरों से भी कराएंगे आपको रूबरू, लेकिन उससे पहले एक झलक दिन भर की हेडलाइंस पर। 3 महीने में तीसरी बार छत्तीसगढ़ पहुंचे पीएम मोदी, भाजपा को सता रहा है प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हार का डर। वसुंधरा की नाराजगी के आगे ढीली पड़ी भाजपा, बीजेपी की बैठक के बाद वसुंधरा राजे का बड़ा बयान का, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। कर्नाटक में बीजेपी से गठबंधन पर जेडीएस में दरार, अपनों ने ही खोला मोर्चा, प्रदेश अध्यक्ष ने भी जताई नाराजगी, छोड़ सकते हैं पार्टी। मणिपुर में 2 स्टूडेंट्स की मौत पर प्रदर्शन जारी, हजारों महिलाओं ने मशाल जलाकर रैली निकाली, सड़क पर बैठकर किया प्रोटेस्ट। दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हुए 20 से ज्यादा आप नेता, आगे और भी नेताओं के शामिल होने की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जताई उम्मीद। पंजाब में जारी किसानों का रेल रोको आंदोलन, 203 ट्रेनें प्रभावित, अमृतसर में टोल बंद कराने को लेकर कर्मचारियों किसानों में झड़प। राजधानी दिल्ली में एनआईए की छापेमारी, 3 ISIS आतंकियों की तलाश। चुनावी माहौल को देखते हुए मध्य प्रदेश का सियासी पारा काफी हाई है। भाजपा कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर पूरी तरह से हमलावर हैं। इस बीच पार्टियों के बड़े नेताओं का भी प्रदेश में लगातार चक्कर लग रहा है। इसी क्रम में आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है और क्या कुछ कहा है राहुल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के शाजापुर पहुंचे राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान राहुल ने कहा कि हमारी विचारधारा की लड़ाई है, एक और कांग्रेस, दूसरी ओर आरएसएस और बीजेपी, एक और गांधी जी, दूसरी ओर गोडसे, एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार, तो वहीं दूसरी तरफ मोहब्बत, आदर, भाईचारा। उन्होंने कहा कि जहां भी ये जाते हैं वहां नफरत फैलाते हैं, गुस्सा पैदा करते हैं। वहीं इस दौरान जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि नरेंद्र मोदी ओबीसी की सरकार नहीं चलाते हैं, वे दलितों आदिवासियों के लिए भी काम नहीं करते हैं, उनका काम ध्यान इधर उधर भटकाना है, नफरत और हिंसा फैलाना है, ये काम उन्हें आरएसएस ने सौंपा हुआ है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को 90 अफसर चलाते हैं, ये निर्णय लेते हैं कि पैसा कहां जाएगा, लेकिन इनमें 3 अफसर ही ओबीसी के हैं। हिंदुस्तान के पूरे बजट में 5% की भागीदारी है ओबीसी अफसरों की है, जबकि ओबीसी की आबादी हिंदुस्तान में 50% है। राहुल ने कहा कि देश के सामने एक ही मुद्दा है, जातीय जनगणना, ओबीसी कितने हैं, उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए। जब जातीय जनगणना का सवाल उठाता हूं तो बीजेपी के लोग कांपने लग जाते हैं, नरेंद्र मोदी भागने लग जाते हैं, अमित शाह हिंदू मुस्लिम करेंगे। कांग्रेस सरकार आने पर ये पहला काम हम करके दिखाएंगे। प्रदेश की शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल ने कहा कि लोगों ने मुझे बताया है कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का एपिसेंटर है, महाकाल कॉरिडोर में बीजेपी ने पैसा चोरी किया। इस दौरान राहुल ने आरएसएस और मोदी व उनके उद्योगपति मित्रों का भी जिक्र किया। गौरतलब है कि राहुल एमपी के शाजापुर जिले की काला पीपल विधानसभा क्षेत्र के पोलाय कला में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में शामिल हुए थे। शिवसेना के 2 गुटों में बंटने के बाद शिवसेना यूबीटी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार पर अक्सर हमलावर रहती है। इसी क्रम में आज एक बार फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपने सुखपत्र सामना में सरकार पर निशाना साधा है और महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर पर हमला बोला है। क्या कुछ लिखा है सामना में, देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के दक्षिण अफ्रीकी देश घाना के विदेशी दौरे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए सामना में लिखा गया है कि महाराष्ट्र के लोकतंत्र, संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खूंटी पर टांग कर हमारे स्पीकर साहब घाना नामक देश में लोकतंत्र और संसद के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। शिवसेना से फूटे 40 विधायकों की अयोग्यता पर स्पष्ट फैसला हो चुका है, लेकिन स्पीकर साहब सुनवाई नहीं कर रहे हैं और घाना जा रहे हैं। सामना में आगे लिखा गया है कि विधायकों की अयोग्यता के मामले में समय काटने के लिए स्पीकर साहब घाना जा रहे हैं। इसे एक विडंबना ही कहा जा सकता है। घाना में एक परंपरा है कि वहां के लोग किसी की मौत पर आंसू नहीं बहाते हैं, बल्कि जश्न मनाते हैं।
फ्यूनरल पार्टी रखी जाती है और इस पार्टी में अच्छे कपड़े, बेहतरीन पकवान और महंगी शराब की रेलम पेल होती है। इसी तरह से वो महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या करके घाना में जश्न मनाने के लिए जा रहे हैं। मौत का उत्सव मनाने की घाना परंपरा महाराष्ट्र में भी तो चलाई जा रही है। सामना में आगे लिखा गया है कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की मौत हो चुकी है और इसका जश्न पिछले 1 साल से मनाया जा रहा है। हो सकता है कि इसीलिए स्पीकर साहब को निमंत्रण मिला हो। विधानसभा के अध्यक्ष 1 साल से असंवैधानिक सरकार चलने दे रहे हैं। लोकतंत्र की पवित्र आत्मा की लोकतंत्र के मंदिर में हत्या करना और उसके बाद उसी लोकतंत्र का घंटा बजाते हुए घाना देश के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लोकतंत्र के बारे में बात करना, ये ढोंग है। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना से बगावत करने के बाद शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विधानसभा अध्यक्ष के पाले में है, लेकिन वो इस पर कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में सभी दल अभी से ही अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है गडकरी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। अपने लोकसभा चुनाव लड़ने और उसके तरीके पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में वो पोस्टर बैनर नहीं लगवाएंगे, ना ही चाय पानी पिलवाएंगे। गडकरी ने कहा कि जिसको वोट देना है वो खुद आकर देगा, जिसको नहीं देना है वो नहीं देगा। केंद्रीय मंत्री ने साफ कहा है कि मैं चुनावों में रिश्वत नहीं लेता हूं और ना ही किसी को ऐसा करने की अनुमति दूंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं ईमानदारी से आप सभी की सेवा कर सकूंगा। गडकरी ने कहा कि चुनाव प्रलोभन से नहीं बल्कि लोगों के दिलों में विश्वास और प्यार पैदा करके जीते जाते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वोटर बहुत होशियार होता है, वो खाता सबका है लेकिन उसी को वोट देता है जिसे वो देना चाहता है। गडकरी ने बताया कि उन्होंने एक बार लोगों के बीच 1-1 किलो मटन बंटवाया था, फिर भी चुनाव में हार गए थे, क्योंकि आज का वोटर बहुत जागरूक है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान प्रचार के लिए बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाते हैं, कई लोग वोटर को पैसा खिलाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इलेक्शन केवल लोगों के बीच विश्वास पैदा करके जीते जाते हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये बातें महाराष्ट्र के वाशिम में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान कही। गडकरी चुनावों में प्रलोभन को लेकर पहले ही कुछ इस तरह के बयान दे चुके हैं। 24 जुलाई को गडकरी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यहाँ वो चुनाव जीतने के तरीके बता रहे थे। मणिपुर में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है और हिंसा लगातार जारी है। ऐसे में एक बार फिर मणिपुर की भाजपा सरकार और सीएम बीरेन सिंह लोगों और विपक्ष के निशाने पर हैं। इस बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मणिपुर मामले को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार और मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। मणिपुर की स्थिति को लेकर के केंद्र पर निशाना साधते हुए राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि भाजपा सरकार लापरवाह है। उन्होंने कहा कि केंद्र को तुरंत मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को हटा देना चाहिए और राज्य को अब और जलने नहीं देना चाहिए। ट्विटर पर एक पोस्ट में सिब्बल ने कहा कि मणिपुर में एक लापरवाह सरकार को सीएम बीरेन सिंह को तुरंत हटा देना चाहिए और मणिपुर को और अधिक जलने नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंटरनेट बंद करना कोई समाधान नहीं है, प्रचार बंद करो और अभी मणिपुर से निपटो। गौरतलब है कि जुलाई में लापता हुए 2 युवकों, जिनमें से एक पुरुष और एक लड़की के शवों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित होने के एक दिन बाद इम्फाल में हिंसा की और आग भड़क गई थी। तब से राज्य का माहौल फिर से तनावपूर्ण बन गया है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत महाराष्ट्र सरकार और भाजपा पर लगातार हमलावर रहते हैं। इस बीच शिवसेना सांसद ने एक बार फिर महाराष्ट्र की भाजपा, शिंदे और अजित पवार सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है राउत ने, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि शिवाजी पार्क में दशहरा समारोह पर शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत कहते हैं केवल एक ही शिवसेना है जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में है, उसे बाला साहेब ठाकरे ने स्थापित किया था। राउत ने कहा कि गुंडे हर जगह हैं। अगर कोई कहता है कि मैं असली शिवसेना या एनसीपी या कांग्रेस हूं तो ये उस तरह से काम नहीं करता है। अगर आपके पास शक्ति और चुनाव आयोग है तो इसका मतलब है कि आप जो चाहे कर सकते हैं। शिवसेना की दशहरा रैली शिवजोई पार्क में होगी। इस दौरान संजय राउत ने भी ये दावा किया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के विधायक अगला चुनाव नहीं जीतेंगे।
गौरतलब है कि पिछले साल जून में शिंदे के नेतृत्व में विद्रोह के कारण शिवसेना में विभाजन हो गया था और राज्य में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल में सियासी पारा काफी हाई है। भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बार फिर प्रदेश की भाजपा सरकार व सीएम शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी और सीएम शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि हर गाँव, हर बस्ती, हर शहर के हर मतदाता तक अब ये बात फैल गई है, हम कर पाएंगे। इस दौरान कमलनाथ ने ये दावा भी किया है। इसीलिए दिल्ली और भोपाल की बीजेपी में एक अदृश्य युद्ध चल रहा है। बीजेपी की आशीर्वाद यात्राओं से लेकर चुनावी मंचों तक की ये आपसी मनमुटाव बीजेपी नेताओं के चेहरों और भाषणों में साफ झलक रहा है। बीजेपी के नारों में आवाज है, विश्वास नहीं। गौरतलब है कि चुनावी मौसम में मध्य प्रदेश में लगातार चुनावी बयानबाजी लगातार जारी है। बिहार में ब्राह्मण और ठाकुर को लेकर के छिड़ा जातीय विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर के लालू की आरजेडी के अंदर ही रार मची हुई है। अब कल लालू के मनोज झा को समर्थन करने और आनंद मोहन को लताड़ लगाने के बाद अब आनंद मोहन ने भी लालू के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। आनंद मोहन से पूछे जाने पर कि लालू प्रसाद यादव ने मनोज झा का समर्थन किया है और आपको नसीहत दी है, इस पर आनंद मोहन ने कहा कि अच्छी बात है, वो उनके महासचिव और प्रवक्ता है तो सपोर्ट तो करेंगे ही, गरीब का सपोर्ट थोड़ी ना कोई करता है। इससे पहले पूर्व सांसद आनंद मोहन राज्यसभा सदस्य मनोज झा पर जमकर बरसे थे। उन्होंने कहा था कि आरजेडी सांसद मनोज झा ने कैसे ठाकुरों पर अनाप शनाप बोल दिया है। वो जो कविता का पाठ लोकतंत्र के मंदिर संसद में पढ़ रहे थे, उस कविता में अंदर के ठाकुरों को मारने का कहीं भी जिक्र नहीं है। मैं संसद में रहता तो उनका जीभ खींचकर आसन की ओर उछाल देता। गौरतलब है कि कल इसी पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने आनंद मोहन को लताड़ लगाते हुए कहा था कि आनंद मोहन को जितनी अकल है उतना ही तो बोलेंगे। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के भाजपा से गठबंधन तोड़ने और एनडीए से खुद को अलग करने के फैसले से हर कोई हैरान था। ये फैसला भाजपा के लिए एक झटका है। अब एआईएडीएमके ने ये फैसला क्यों लिया, इसके बारे में एआईएडीएमके के पूर्व मंत्री केसी करुप्पन ने वजह बताई है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप देखिए इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु के ईरोड में एआईएडीएमके के पूर्व मंत्री केसी करुप्पन ने एआईएडीएमके के भाजपा से अलग होने की वजह बताते हुए कहा कि एआईएडीएमके ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा क्योंकि बीजेपी 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए तमिलनाडु में बीजेपी के नेता अन्नामलाई को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में स्वीकार करने पर जोर दे रहे थे। केसी करुप्पन ने तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि के अन्नामलाई ने दिवंगत सीएम जयललिता की आलोचना की। हम अपनी पार्टी के संस्थागत नेताओं की आलोचना को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, इसीलिए एआईएडीएमके ने घोषणा की है कि बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए से हट रहे हैं। हम इस फैसले पर अडिग हैं। गौरतलब है कि एआईएडीएमके ने 25 सितंबर को बीजेपी के साथ गठबंधन खत्म करने का ऐलान करते हुए खुद को एनडीए से अलग कर दिया। पार्टी पिछले 4 साल बीजेपी के साथ गठबंधन में थी। एआईएडीएमके के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए से अलग होने को भाजपा के लिए साउथ भारत में एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बुलेटिन में आपके लिए बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें 4PM। धन्यवाद।